जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। आसमान टूटकर सिर पर गिर पड़ा हो, जमीन पांवों के नीचे से खिसक गई हो और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यह कहानी है मेरी नम्रता की, एक ऐसी लड़की की जो टूटी बिखरी लेकिन सिर से खड़ी हुई। मेरा नाम नम्रता है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हमारा घर कानपुर के रामनगर मोहल्ले में था। पापा एक छोटी सी दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी। मेरे दो भाई थे, बड़े भैया सुरेश और छोटे भैया दिनेश। घर में दोनों भाभियाँ भी थीं। हम सब मिलजुल कर रहते थे। जीवन बहुत सादा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो माँ पापा को जैसे एक ही फिक्र हो गई। मेरे लिए अच्छा घर-वर ढूंढना, रिश्ते आने शुरू हुए। कोई पसंद आता, कोई नहीं, लेकिन एक दिन एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। पापा ने देखा लड़का पढ़ा लिखा है, कारोबार अच्छा है, बड़ा घर है। माँ ने देखा लड़का दिखने में कुशील और समझदार लगता है। दोनों ने मिलकर हाँ कह दी और यूं मेरी शादी तय हो गई। उसका नाम आकाश था। आकाश वर्मा, लंबा गोरा हंसमुख। उसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही सुकून था। उसका अपना कारोबार था और घर भी बड़ा था, लेकिन परिवार में कोई नहीं था। वो अकेला रहता था। पापा को उसकी ईमानदारी और मेहनत पसंद आई और बस शादी हो गई। शादी के बाद मैं आकाश के घर आ गई। वो घर देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। बड़ा था, खूबसूरत था, लेकिन उससे भी बड़ा था आकाश का दिल। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। मेरी पसंद, मेरी नापसंद सब उसे याद रहती थी और मैं भी उससे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगी थी। हम दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत प्यारी थी। शादी के बाद के वो 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशी हमेशा के लिए नहीं टिकती, और एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शादी के ठीक 6 महीने बाद एक रात आकाश को अचानक बहुत तकलीफ हुई। मैं घबरा गई, अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने जो बताया वो सुनकर मेरे कांधों तले जमीन खिसक गई। आकाश को दिल का दौरा पड़ा था और वो उस रात मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उस रात के बाद जैसे मेरी दुनिया थम गई। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हम इतने खुश थे, हमारा जीवन इतना सुंदर था, फिर ये सब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। मेरे पास उनकी यादें थीं, उनका घर था, उनका प्यार था, लेकिन वो खुद नहीं थे और बिना उनके सब कुछ अधूरा लग रहा था। माँ ने कहा, बेटा मायके चलिए। पापा ने कहा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं जानती थी घर का हाल। दोनों भाभियाँ थी। जमाने की सच्चाई मुझे कका थी। जवानी में विधवा होकर मायके जाना और फिर ताने सुनना, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने मायके जाने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा, नम्रता दूसरी शादी कर ले, लेकिन मेरा दिल इसके लिए तैयार नहीं था। आकाश की यादें अभी भी ताज़ी थीं। उनकी आवाज़, उनकी हंसी, उनका स्पर्श, सब कुछ जैसे अभी भी आसपास था। और फिर यह घर मुझे आकाश की निशानी लगता था। मैंने तय किया कि मैं यहीं रहूंगी, न मायके जाऊंगी, न दूसरी शादी करूंगी। मैं इस घर में रहूंगी और अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। लेकिन घर बड़ा था, बहुत बड़ा, और मैं अकेली थी। रात को जब अंधेरा होता तो दिल धक धक करने लगता। हर छोटी सी आवाज कर चौंक जाती। कभी कत्तों की सरसराहट, कभी कुत्तों का भौंकना, सब डरावना लगता था। पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन आकाश के जाने के बाद मेरे भीतर एक डर भर कर गया था। रातें बड़ी मुश्किल से कटती थीं, दिन भी बेकाकी थे। आकाश का कारोबार था जिससे आमदनी आती थी। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिल खाली था। मैंने सोचा कुछ काम करूं, पढ़ी लिखी हूं, कुछ तो कर सकती हूं। बच्चों को पढ़ाने का ख्याल आया, लेकिन अकेले इतने बड़े घर में रहना मुश्किल हो रहा था। तभी एक दिन मेरे दिमाग में एक विचार आया, घर का निचला हिस्सा किराए कर दे देती हूँ। इससे घर में कोई होगा, दिन भर अकेलापन नहीं लगेगा, रात को भी डर कम होगा और थोड़ी बहुत आमदनी भी होगी। मैंने मन बना लिया, लेकिन मेरी एक शर्त थी। मैं कोई सभ्य परिवार चाहती थी, कोई अकेला मर्द नहीं, क्योंकि मैं जवान थी, अकेली थी। यह जोखिम मैं नहीं उठा सकती थी।
मोहल्ले में और आसपास खबर फैला दी। पड़ोसियों को बता दिया मुझे किराएदार चाहिए, सभ्य परिवार। 3 दिन बाद एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर का नज़ारा देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला और एक जवान लड़का खड़े थे। मैंने उन्हें हॉल में बिठाया, चाय लाई, पूछा आप कहाँ से आए हैं, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तब वो लड़का बोला मैडम आपको किराएदार चाहिए ना, हम उसी सिलसिले में आए हैं। सुना है आप सभ्य परिवार को घर देना चाहती हैं, हम दोनों यहाँ रहना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे एक सभ्य किराएदार चाहिए। क्या आप दोनों माँ बेटे हैं? अब वो बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली नहीं बेटा, मैं इसकी माँ नहीं इसकी पत्नी हूँ। मैं सन्न रह गई, मुंह फुला का खुला रह गया। इतना जवान लड़का और इतनी उम्रदराज महिला पति पत्नी। मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे, लेकिन मैंने अपनी हैवानी को काबू किया। उस लड़के का नाम विवेक था और उस महिला का नाम सुमित्रा। सुमित्रा की उम्र कोई 45 से 46 साल के आसपास होगी। विवेक बहुत स्मार्ट था, देखने में सुंदर, बातें करने में शिष्ट। दोनों के बीच का अंतर देखकर दिल में सवाल उठना स्वाभाविक था, लेकिन मैंने माफी मांगी और कहा सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो दोनों किसे और दुले कोई बात नहीं, हम इसके आदी हैं। सब पहले ऐसे ही हैरान होते हैं। फिर विवेक बोला मैडम क्या आप हमें यह घर दे सकती हैं? मैंने सोचा ये 2 लोग हैं, पति पत्नी हैं, बाहर से सभ्य लग रहे हैं, शर्त पूरी होती है। मैंने कहा हाँ यह रही चाबी, आप अपना सामान ले आइए। विवेक ने सुमित्रा की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला किराया आप जो कहेंगी हम देंगे। यह सुनकर मैं और खुश हो गई। थोड़ी देर में दोनों अपना सामान लेकर आ गए। सामान जमाया, कमरे में सेटल हो गए। दिन बीता, शाम हुई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। विवेक ने सुमित्रा में ऐसा क्या देखा? एक जवान लड़के का इतनी उम्रदराज महिला से शादी करना क्या मजबूरी रही होगी? क्या ये प्यार था या कोई मजबूरी? मैंने ये सवाल दिल में ही रहने दी। रसोई में गई और खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते माँ की एक पुरानी बात याद आई। माँ कहती थी जब भी घर में कोई नया आए एक वक्त का खाना जरूर देना, इससे दिल को सुकून मिलता है। मैंने सोचा न जाने सुमित्रा जी के पास खाना हो या नहीं। नए घर में आए हैं, पहला दिन है। मैंने तय किया कि उनके लिए ही खाना बनाऊंगी। वैसे मैं तो अकेली थी, सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी, लेकिन आज 3 लोगों का खाना बनाते वक्त दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे घर में जाना गई हो। रात होते ही मैंने खाना टिफिन में रखा और नीचे गई। दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर खटखटाया, फिर भी चुप्पी। मैं वापस जाने को मुड़ी थी कि दरवाज़ा खुला। विवेक बाहर आया। उसने मेरे हाथ में टिफिन देखा और बोला अरे दीदी आपने खाना क्यों लाया? मैंने कहा आज तुम दोनों मेरे मेहमान हो, कल से हम सब एक परिवार की तरह हैं। फिर मैंने पूछा सुमित्रा भाभी कहाँ हैं? तभी विवेक जल्दी से मेरे सामने आकर बोला सुमित्रा का सिर दर्द कर रहा था, वो सो गई हैं, लेकिन अभी तो उसने कहा था कि सुमित्रा रसोई में है। उस तरफ बढ़ी तो विवेक घबरा गया और बोला नहीं दीदी, खाना बनाते बनाते अचानक तबीयत बिगड़ी तो वो सो गई, उनकी उम्र हो गई है, बीमारी ने जकड़ा रहता है। मैं चुप हो गई, कुछ बोली नहीं। ऊपर वापस आ गई, लेकिन मन में खटका रह गया। विवेक में बात इतनी चालाकी से बदल दी। पहले सुमित्रा रसोई में थी, फिर अचानक सो गई। ऐसा क्यों हुआ? वो क्या छिपा रहा था? मैंने दिमाग से वो ख्याल झटका और सोने की कोशिश की। मन में एक और बात थी। मैंने ठान लिया था कि सुमित्रा को अपनी बड़ी बहन बनाऊंगी। हम दोनों इस बड़े से घर में साथ बैठकर बातें करेंगी। वो भी तो अकेली है यहाँ, अजनबी शहर, नया घर, और मैं भी अकेली। दोनों मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगी। लेकिन उस रात मुझे जो डर लगा था वो पहले से कम था। घर में कोई था, यह एहसास ही काफी था। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ अब डरावनी नहीं लग रही थी, और आकाश की यादें हमेशा की तरह आंसू बनकर तकिए पर बिखरी। नींद कब आई पता नहीं, लेकिन आधी रात को अचानक आंख खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर से एक आवाज आ रही थी, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। एक औरत की आवाज थी, दर्द भरी, दे बस। मैं कांप गई, दोनों हाथों से कान बंद किए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई।
पसीना छूट रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सुबह के 5 बजे जाकर आवाज़ बंद हुई और कब जाकर मेरी आंखें बंद हुई। जब उठी तो 9 बज चुके थे। जल्दी से उठी, चाय बनाई, गैलरी में आई, नीचे देखा तो विवेक गली में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। मुझे देखकर हल्का मुस्कुराया और चला गया। लग रहा था वो काम पर जा रहा है। यह मौका था सुमित्रा से मिलने का। मैंने जल्दी से काम निपटाए कम नीचे गई। दरवाज़ा बंद था। खटखटाया, फिर खटखटाया, कोई जवाब नहीं। तभी अंदर से आवाज़ आई, कौन है? सुमित्रा की आवाज़। मैंने कहा, मित्रा भाभी, मैं हूँ नम्रता। दरवाज़ा खुला और सुमित्रा को देखकर मैं चौंक गई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, चेहरे पर थकान और दर्द था। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, सोफे पर बिठाया, फिर धीरे से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा था किसे अंदर बुलाऊं, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने पूछा, भाभी आंखें क्यों भीगी हैं, सब ठीक है ना? वो बोली, क्या सुनाऊं अपनी कहानी। मेरा पति विवेक मुझे पसंद नहीं करता। वो जवान है, सुंदर है, उसे अपने जैसी जवान लड़की चाहिए, लेकिन मेरी उम्र ज्यादा है, वो मुझे पसंद नहीं करता। और फिर सुमित्रा आगे बोली, मुझे लगता है उसका किसी और से चक्कर है, वो छिपकर फोन कर बात करता है। जब मैं पूछती हूँ तो वो मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है, कभी कभी तो हाथ भी उठा देता है। मैंने कहा, भाभी आप ठीक तो हैं? वो बोली, पैसे हैं, कपड़े हैं, घर है, लेकिन वो सुकून नहीं जो एक इंसान को चाहिए। तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन मेरे अपनों में भी मेरी मदद नहीं की, बस मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा, भाभी मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, आप सब बता सकती हैं, और हाँ, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूँगी। जाने लगी तो सुमित्रा ने मुझे रोका और कहा, नम्रता यह बात किसी को मत बताना, खासकर विवेक को। अगर उसे पता चला तो वो मुझ पर जरूर हाथ उठाएगा। मैंने कहा, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो। ऊपर आकर मन में उथल उथल मच गई। विवेक पर गुस्सा आ रहा था। इतनी अच्छी महिला है सुमित्रा, उम्र से भले बड़ी हो, लेकिन दिल की साफ है, और विवेक ने उनसे शादी करके यह व्यवहार किया। क्यों शादी की अगर प्यार नहीं था? क्यों किसी और से बात की छिप छिप कर? लेकिन अगले दिन सुबह विवेक मुझे रास्ते में मिला। उसके चेहरे पर भी थकान थी। मैंने उसे रोका। वो बोला, दीदी मुझे पता है आप क्या पूछना चाहती हैं। रात को सुमित्रा की आवाज़ें सुनाई देती है ना, मुझे भी उसकी बहुत चिंता है, लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं। मैंने देखा विवेक की आंखें भी नम थीं, वो नज़र चुरा रहा था। मैंने कहा, रोहन पहले बताओ सच्चाई क्या है। विवेक बोला, दीदी आप मेरा चेहरा देखिए, मैं चाहता तो किसी खूबसूरत जवान लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन मैंने सुमित्रा को चुना क्योंकि वो देसावरा थी, वो मेरे घर में काम करती थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल कसीज गया। मैंने सोचा मैं उन्हें अपना नाम दूंगा, घर दूंगा, इज्जत दूंगा, लेकिन मेरे परिवार में मेरी एक न सुनी। उन्होंने कहा, हमने एक अच्छे घराने की लड़की से तेरी सगाई तय की है। मेरी मांगनी भी हो गई थी। उस लड़की का नाम मीनाक्षी था, बहुत पढ़ी लिखी खानदानी, लेकिन मैंने सुमित्रा के लिए वो रिश्ता तोड़ दिया। घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने सुमित्रा के लिए सब कुछ छोड़ा, और वो मुझ पर शक करती है कि मैं आज भी मीनाक्षी से बात करता हूँ। विवेक की आंखें डगडगा आईं। वो बोला, सुमित्रा मानसिक रूप से परेशान है दीदी, उसे एक किस्म का भय सताता है। मैं उनका इलाज करवा रहा हूँ, इसीलिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। और यह घर हमारा 7वां घर है, हर जगह से निकाला गया। लोग समझते हैं मैं उन पर अत्याचार करता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। विवेक ने एक चाबी निकाली और मुझे दी। बोला, दीदी आप चाहे तो उनसे मिलें, लेकिन जरा संभल कर रहिएगा। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। मैं वापस आ गई, लेकिन अब मैं और भी उलझ गई थी। दोनों ने अलग अलग बातें बताई थीं। दोनों की बातें अपनी जगह सच लग रही थीं। दोनों ही बेगुनाह से नजर आते थे। एक ही रास्ता था इस उलझन से निकलने का। मैंने नीचे कैमरा लगाने का फैसला किया। एक भरोसेमंद आदमी को बुलाया, उससे कैमरे की बात की। कैमरा आने में थोड़ा वक्त था। रात को अब भी चीखें आती थी। सुबह विवेक कहता, सुमित्रा की तबीयत बिगड़ती जा रही है,
रात को सुमित्रा कहती मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं दिन में सुमित्रा के पास जाती, उनसे बातें करती, उन्हें हंसाने की कोशिश करती, चाय बना कर देती, उनके कमरे के बाहर की जगह साफ करती, उनका ख्याल रखती, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए अपनापन था। मैं चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और दोनों को न्याय मिले। उस शाम खाना खाने के बाद मैंने सोचा सुमित्रा के लिए भी कुछ ले जाऊं। सीढ़ियां उतर रही थी, तभी नीचे से सुमित्रा की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बात कर रही थी। आज सारी तैयारी हो गई है, वो कमजोर है, अकेली है, उसे काबू करना बहुत आसान है। मैं वहीं रुक गई, कार जैसे जम गए। सुमित्रा का एक बिल्कुल अलग चेहरा मेरे सामने था। मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। क्या सुमित्रा ही गलत है? क्या वो जानबूझकर ये सब कर रही हैं? क्या वो रात को शोर मचाकर विवेक को बुरा दिखाने की कोशिश करती हैं और अंदर अंदर खुद कुछ और कर रही हैं? मुझे अब और देर नहीं करनी थी। मैंने अपनी एक पुरानी सहेली को फोन किया। उसका नाम ललिता था। वो पुलिस में लेडी कांस्टेबल थी। हमारी दोस्ती सरकारी स्कूल मधुबन विद्यालय के जमाने से थी। मैंने उसे सारी बात बताई। कहा, ललिता, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की जरूरत है। कुछ गड़बड़ है मेरे घर में, आकर सच्चाई पता करो। ललिता ने कहा, नम्रता, मैं आ रही हूँ, घबराना मत। मैंने खाना खाया, इंतजार करती रही, लेकिन ना जाने कब आंखें बंद हो गई। गहरी नींद आ गई। जब आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के गेट पर थी। चारों तरफ सफेद दीवारें। घबरा गई। सामने ललिता खड़ी थी। मैंने पूछा, ललिता, मैं यहाँ कैसे आई? ललिता मुस्कुराई और बोली, नम्रता, तूने बहुत बड़ा काम किया। तेरी वजह से एक बड़े गिरोह को हम पकड़ पाए। मैंने आंखें फाड़कर पूछा, मतलब? ललिता ने सारी बात बताई। कई दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थी। एक चोरों का गिरोह था। वो अकेली बेसहारा महिलाओं के घरों में किराएदार बनकर घुस गए थे। पहले उनका विश्वास जीते, फिर धीरे धीरे घर की हर चीज देख लेते, और जब मौका मिलता सब लूटकर फरार हो जाते। इनकी तरकीब यही थी, एक जवान लड़का और एक उम्रदराज औरत मिलकर काम करते। दोनों पति पत्नी बनकर घर में आते, फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते। घर की मालकिन उनकी लड़ाइयों में उलझ जाती, उसका ध्यान हट जाता और वो लोग मौके की ताक में रहते। ललिता आगे बोली, नम्रता, तूने सुमित्रा को पूरा घर दिखाया, गहने, कीमती सामान, अलमारी, सब कुछ। सुमित्रा ने सब देख लिया और कल रात उन दोनों ने तेरे खाने में नींद की दवा मिला दी। तू सो गई। उनका इरादा था तेरा पूरा घर लूटकर भागना। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, गहने, नकदी, सब कुछ। लेकिन हम सही वक्त पर पहुंच गए। जब मैं तेरे घर पहुंची तो तू बेहोश थी। हमने विवेक और सुमित्रा को रंगे हाथों पकड़ लिया और तुझे फौरन हॉस्पिटल ले आए। ललिता की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं कांप रही थी। सोच भी नहीं सकती थी कि लोग किसी का भरोसा जीतकर इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। मुझे तो उनकी हर बात सच लगी थी। उनके आंसू सच लगे, उनका दर्द सच लगा, लेकिन सब झूठ था, सब नाटक था। ललिता ने मेरा हाथ थामा और कहा, नम्रता, तूने वक्त पर मुझे फोन किया, वरना आज सुबह तेरा घर खाली मिलता। तू सुरक्षित है, लली, सबसे बड़ी बात है। हॉस्पिटल से घर लौटी तो घर वही था, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा था। अब किराएदार रखने का ख्याल ये डर पैदा करता था। इस घटना ने मुझे एक बार फिर अकेला कर दिया था। लेकिन मैंने खुद से कहा, बुरे लोगों की संगत से अच्छा है अकेलापन। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मैं उबरी। आकाश की यादें अभी आती थी, लेकिन उनकी यादें मुझे तोड़ती नहीं थीं, संभालती थीं। लगता था जैसे वो कह रहे हों, नम्रता, टूटना मत, जीना मत छोड़ना। और एक दिन मुझे वो काम याद आया जो मैं करना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाना। मैंने घर के बड़े हॉल को साफ किया, बरी बिछाई, एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड लगाया और मोहल्ले के गरीब बच्चों को बुलाया। रामनगर मोहल्ले में ऐसे कई बच्चे थे जिनके माँ बाप पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्हें मुफ्त में पढ़ाने का फैसला किया। पहले दिन 3 बच्चे आए, अगले दिन 6, फिर 10, फिर और। उन बच्चों की चमकती आंखें देखकर मन में एक अजीब सी तसल्ली होती। जब कोई बच्चा पहली बार भगा लिखता तो मेरी आंखें भर आती। जब कोई गणित का सवाल खुद से हल करता तो दिल खुशी से भर जाता। दिन भर घर में बच्चों की आवाजें गूंजती, हंसी, शोर, पढ़ाई की गुनगुनाहट। घर जीवंत हो गया।
वो बड़ा खाली घर जो पहले डरावना लगता था पर जीता जागता लगता था। रात को जब बच्चे चले जाते तो घर में शांति होती, लेकिन अब वो शांति डरावनी नहीं थी, वो शांति सुकून देती थी, क्योंकि दिन भर मैंने कुछ अच्छा किया था, किसी के काम आई थी। आकाश की तस्वीर की तरफ देखकर मैं अक्सर मुस्कुराती और मन में कहती, देखो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो नहीं हूँ। तुम्हारी नम्रता अब टूटती नहीं, अब वो दूसरों को थामना सीख रही है। जीवन में बहुत कुछ खोया था, आकाश गए, वो सबसे बड़ा गर्द था। रोहन और सुमित्रा का धोखा मिला, वो भी एक तरह का जख्म था, लेकिन हर जख्म ने मुझे कुछ सिखाया, हर तकलीफ ने मुझे थोड़ा और मजबूत बनाया। जिंदगी ने अभी बहुत कुछ देना बाकी रखा था। वो बच्चे जो हर सुबह मेरे दरवाजे पर आके थे, जिनके लिए मैं उनकी नम्रता दीदी थी, वो मेरी जिंदगी का नया सूरज थे। और मैंने सीख लिया था, टूटा हुआ आसमान भी एक दिन जुड़ता है, गिरा हुआ पत्ता भी जड़ नहीं छोड़ता, और अकेली राहें भी एक दिन किसी मंजिल तक पहुंचती हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी, बस चलते रहना है, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।